हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल के ड्रामा म्यूजिक। और आज हम देखने वाले हैं द किंग एटर्नल मोनार्च का एपिसोड नंबर 10। चलिए तो एपिसोड शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि सिंजे एक जगह हॉट डॉग खा रहा होता है। तभी उसे याद आता है कि स्कूल के दिनों में सिंजे और जंगतुएल इसी जगह पर हॉट डॉग खाया करते थे। तभी उसे अपने डॉक्टर जो कि एक साइकियाट्रिस्ट है उसके साथ की गई बातें भी याद आती है, जो कि उसने बताया था कांग योंग मिन के बारे में, जो कि उसका नाम होता है किंगडम ऑफ कोरिया में। तो वो डॉक्टर उस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करती और उससे पूछती है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि कांग योंग मिन एक मेमोरी है, हो सकता है कि ये तुम्हारा बुरा सपना हो। तो वो कहता है हाँ, क्योंकि मैं उस दुनिया के एक इंसान से मिला हूँ। तो वो डॉक्टर कहती है मुझे लगता है आपको गलतफहमी हो रही है, आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। वो डॉक्टर संजय को पागल समझ रही होती है क्योंकि दूसरी दुनिया जैसी बातों पर वो भरोसा नहीं करती। वो ये सब कुछ सोच ही रहा होता है कि तभी पीछे से जंगतुएल आती है और उसे आवाज़ देती है कि मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा और तुम यहाँ छिपे हो। तो सिंजे वहाँ से भी जाने लगता है। तो जंगतुएल उसका हाथ पकड़ती है और रोकती है और उससे कहती है कि ली सांगदो जिंदा है। वो कहती है ली सांगदो और जो योंगी के बीच में एक चीज़ कॉमन है, वो दोनों एक जैसे 2G फ़ोन यूज़ करते हैं। बाहर हमारे जैसे दिखने वाली एक और दुनिया है जहाँ पर हमारे जैसे दिखने वाले लोग रहते हैं। मैं वो दुनिया देखकर आई हूँ और एक गुनाह हो रहा है दो दुनिया के बीच में, लेकिन मैं कैसे इस बात का सबूत दूँ? कोई नहीं विश्वास करेगा मेरी इन बातों पर, लेकिन मैं जानती हूँ तुम करोगे इन बातों पे विश्वास, और एक तुम ही हो इस दुनिया में जिस पे मैं विश्वास करती हूँ। लेकिन तभी सिंजे जंगतुएल को अपनी पागलपंती से बाहर आने की सलाह देकर वहाँ से चला जाता है। एक और किंगडम ऑफ कोरिया में किंग जब वो फुटेज फिर से देखता है तो उसे उसमें लीलिम की शक्ल वाला आदमी दिखाई देता है, जो कि बिल्कुल 25 साल पहले लीलिम की तरह दिख रहा होता है। तो किंग को सारा खेल समझ में आता है कि वो दो दुनिया के बीच में जो दरवाज़ा है, जो जगह है जहाँ कोई रोशनी, हवा या वातावरण नहीं है, जहाँ वक्त के पहिए अलग तरीके से घूमते हैं, उसका राज किंग समझ जाता है और वो तुरंत वहाँ जाता है। जंगतुएल भी किंग को काफ़ी मिस कर रही होती है, तो वो वहाँ उस जंगल में आती है जहाँ पर वो दरवाज़ा खुलता है। तभी उसे घोड़ों के आने की आवाज़ सुनाई पड़ती है। तो वो देखती है तो सामने से किंग आ रहा होता है। तो जंगतुएल को अपनी आंखों पे विश्वास नहीं होता और वो किंग से पूछती है क्या तुम सच्ची में आ गए हो, और उसे गले लगा लेती है। तो किंग कहता है तुम इस वक्त यहाँ कैसे आई? मैं तो बस यहाँ आकर तुम्हें उस पीसीओ से फ़ोन करने वाला था, तुम्हारी आवाज़ सुनकर बस यहाँ से वापस जाने वाला था। एक दूसरे को मिस यू कहकर वो इमोशनली हो जाते हैं और एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। नेक्स्ट सीन में किंगडम ऑफ कोरिया में किंग की सेक्रेटरी काफ़ी परेशान है क्योंकि किंग फिर से गायब हो गए हैं। उन्हें न्यू ईयर के समारोह का इनॉग्रेशन करके स्पीच भी देनी है, इसलिए वो किंग के बारे में जानने के लिए हेडकोर्ट लेडी के पास आई हुई है। तो वो उस सेक्रेटरी से कहते हैं कि तुम ज़्यादा परेशान मत हो और हर साल की तरह सारे नियोजन कर लो। सेक्रेटरी कह ही रही होती है कि किंग की अब तक कोई खबर नहीं है और किंग समय पर वापस नहीं आए तो हम क्या करेंगे। तभी पीछे से किंग आता है और कहता है मुझे लगता है अभी लूना न्यू ईयर के लिए 1-2 दिन बाकी होंगे। तो हेडकोर्ट लेडी कहती है आप बिल्कुल सही समय पर आए हैं महाराज। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं रिपब्लिक ऑफ कोरिया में जंगतुएल जोयोंग को किंग के फेवरेट बीबीक्यू शॉप में ले जाती है और वो वहाँ कहती है कि यहाँ पर तुम अकेले हो और यहाँ पर किसी को जानते भी नहीं हो, तो मैंने सोचा क्यों ना तुम्हारे साथ एक न्यू ईयर ट्रीट हो जाए। वो कहता है लेकिन मुझे योनसब की चिंता हो रही है क्योंकि वो भी तो वहाँ फंसा हुआ है, और वो कहता है वो अपनी फैमिली से दूर है। जंगतुएल कहते हैं फैमिली से याद आया, तुम योनसब की फैमिली के साथ ढंग से एडजस्ट कर रहे हो ना, किसी को शक तो नहीं हुआ है ना अभी? स्पेशली योनसब की छोटी बहन, उससे तुम बच के रहना, वो छोटी है लेकिन उसका दिमाग बड़ा तेज चलता है। जोयोंग कहता है डोंट वरी, मैं सब कुछ अच्छे से हैंडल कर रहा हूँ। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि योनसब के मम्मी पापा भी फेस्टिवल पर घर पे आए हैं। वो जोयोंग को उनको ट्रेडिशनल कोरियन कपड़े पहनने को देती है और कहती है अब की बार तुम्हें ठीक से कपड़े पहने क्यों नहीं आए, पिछली बार तो तुमने ठीक से पहन लिए थे। तभी उसकी छोटी बहन आती है और कहती है माँ मैं कई दिनों से देख रही हूँ लेकिन ये हमारा योनसब भाई नहीं है, ये बदल गया है। पहले से हैंडसम तो लग रहा है लेकिन बहुत इरिटेटिंग भी हो गया है। जोयोंग टेंशन भरी आंखों से उसे देख रहा होता है। वो अपनी माँ को कहती है पुलिस बुलाओ, हमारी पूरी फैमिली खतरे में है। तभी उसका छोटा भाई जोयोंग की गन लेके आता है। वो उसका ट्रिगर दबा ही रहा होता है, तभी जोयोंग जाकर झट से उसके हाथ से गन छीन लेता है। आके पूछने पर वो बताता है कि उसने ये गन मिलिट्री ट्रेनिंग की याद के तौर पर रखी है। उसकी माँ उसे प्यार से मारते हुए कहती है क्या छोटे बच्चों की तरह खिलौनों से खेल रहे हो। जाते वक्त उसकी छोटी बहन उसे काफ़ी घूर घूर के देख रही होती है। कहती है कि मेरी नज़र हमेशा तुम पे ही रहेगी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि न्यू ईयर की रात होती है लेकिन फिर भी जंगतुएल और उसकी टीम नाइट शिफ्ट में लगे रहते हैं। लोग आपस में बात कर रहे होते हैं कि सभी लोग अपनी फैमिली और अपने पार्टनर के साथ सेलिब्रेट कर रहे होंगे और हम लोग यहाँ पर बैठे हैं। तभी उनका चीफ बोलता है कि वो लोग सभी अच्छे से सेलिब्रेट कर पाए तभी तो हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। तभी धीरे से सूरज निकलना शुरू हो जाता है तो सामने से सिंजे आता है। उसे देखकर सभी लोग बहुत खुश होते हैं, लेकिन वो 21 दिन की छुट्टी पे गया हुआ था, लेकिन उसके आने से सभी को काफ़ी अजीब लगता है।
अंदर जाने के बाद सिंजे जंगतुल से पूछता है कि वो फ़ोन के बारे में क्या बता रही थी तुम? अब बताओ, मैं सब सुन रहा हूँ। यहाँ किंगडम ऑफ कोरिया में किंग न्यू ईयर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा स्पीच देकर और सभी देशवासियों को न्यू ईयर विश करता है और इस कॉन्फ्रेंस में पीएम और काफ़ी बड़े बड़े लोग आए हुए होते हैं। ये न्यूज़ लाइव टीवी पर ब्रॉडकास्ट की जा रही होती है। स्पीच देते समय किंग काफ़ी चार्मिंग लग रहा होता है। योनसब उससे काफ़ी इम्प्रेस होता है और तालियां भी बजाने लगता है, लेकिन फिर वो अपने आप को जोयोंग की तरह समझता है और अपने आप को कंट्रोल करता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जाते वक्त पीएम किंग की स्पीच की तारीफ करती है, पूछती है कि वो भी क्या आगे उसे ऐसे ही सपोर्ट करेंगे। किंग कहते हैं जब तक वो ठीक से काम कर रही है और सही है, किंग उसे हमेशा सपोर्ट करेंगे। भी अचानक से जोयोंग का फ़ोन बजता है और कॉलर आईडी पर डिटेक्टिव कॉन्ग लिखा होता है, तो वो किंग को इस बारे में बताता है। किंग जोयोंग से कहता है कि फ़ोन उठाओ और धीरे से बोलो कि मैं जोयोंग बोल रहा हूँ। इससे पीएम और उसके असिस्टेंट को अजीब लगता है। कहता है ऐसे बात करने पे वो काफ़ी कूल साउंड करता है, इसलिए हम देखते हैं किंग खुद पुलिस स्टेशन उस डिटेक्टिव कैंग से मिलने जाते हैं। खुद किंग आए इस बात से सब पुलिस वाले शॉक हो जाते हैं। जब किंग उस लोना के बारे में पूछता है तो वो डिटेक्टिव कहता है कि वो 2 हफ्ते पहले ही जेल से रिहा हुई है। उसकी सजा पूरी नहीं हुई है, लेकिन उसे जल्दी छोड़ दिया गया है क्योंकि वो टर्मिनली इल है, क्योंकि वो जल्द ही मरने वाली है। किंग उन्हें उस लड़के को ढूंढ के उसके सामने पेश करने के लिए बोलता है। उसके बाद किंग उस रेस्टोरेंट ऑनर के बारे में भी डिटेल निकालने की कोशिश करता है। डिटेक्टिव से उसे पता चलता है कि उनकी दुनिया में वो मर चुका है। इससे किंग समझ जाता है कि ये सेम चेहरे वाले लोग दूसरी दुनिया के अपने हमशक्ल को मारकर उनकी जगह पर रह रहे हैं। नेक्स्ट सीन में हमें देखने को मिलता है वो सीन जो हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि जब वक्त थम जाता है तो किंग समझ जाता है कि लिलिम जरूर अब उसकी दुनिया में है और वो फट से जंगल की तरफ जाता है, जहाँ से वो दूसरी दुनिया यानी कि रिपब्लिक ऑफ कोरिया में आया जाया करता है। लेकिन वहाँ पर उसने पहले से ही सिक्योरिटी तैनात कर रखी होती है। उनसे उसे पता चलता है कि वो लोग यहाँ पर 17 दिनों से रोटेशनल शिफ्ट पर है, लेकिन यहाँ कोई भी नहीं आया। तो किंग को ये बात अजीब लगती है। तो किंग अपने कैप्टन शॉक से पूछता है कि कोई और रास्ता है शहर जाने के लिए जो महल से होकर नहीं गुजरता। तो किंग को पता चलता है कि एक खेतों की ओर से डायरेक्ट है हिंद जो कि महल को बाईपास करता है। किंग झट से सभी सिपाहियों को हिंदों की तरफ जाने के लिए बोलता है, क्योंकि अब किंग को पता चल चुका है कि दूसरी दुनिया में आने जाने के रास्ते दोनों अलग है। फिर वो अपने ऑफिस में फ़ोन करके म्यून संगा को अपने हिंदे जाने की खबर को पोस्ट करने के लिए बोलता है। ये खबर देखते ही देखते सभी जगह फैल जाती है। वहाँ से गुजर रहे लिलिम को भी ये बात पता चलती है कि तभी किंग वहाँ पहुँच जाता है। किंग को देखकर सभी लोग काफ़ी एक्साइटेड और खुश होते हैं। सभी लोग किंग की तरफ देख रहे होते हैं सिवाय एक आदमी के। किंग उस आदमी को देख के जोर से चिल्लाता है, लिलिम। सारे लोग शॉक हो जाते हैं। वो इंसान मुड़ के देखता है तो वो वही गद्दार लिलिम होता है। किंग को उससे लास्ट टाइम की गई फ़ोन की बातें याद आती है। किंग ने उस रेस्टोरेंट ओनर का फ़ोन उठाया होता है। अब लिलिम बोलता है कि मैं कब से इस मौके का इंतजार कर रहा हूँ। किंग कहता है और थोड़ी देर इंतजार करना और वो खुद लिलिम को मिलने आएगा। वो बोलता है कि तुम लोगों ने दुनिया को बताया है कि मैं मर चुका हूँ और अब जब तुम मेरा जिक्र भी करोगे तो जो भी बवाल होगा तो उसके लिए तैयार रहना। तो अब इस मरे हुए आदमी को जिंदा करके दिखाओ। तो किंग और लिलिम दोनों गुस्से से एक दूसरे को देख रहे होते हैं। तो किंग के रॉयल्स गार्ड झट से पीछे आके बंदूक लेके खड़े हो जाते हैं। तभी किंग नोटिस करता है कि सामने की भीड़ में कुछ लोग लिलिम के भी हैं जो कि नॉर्मल लोगों को हॉस्टेज बनाए हुए हैं। लोग उन्हें पकड़कर उन पे बंदूक ताने हुए होते हैं। तो किंग अपने गार्ड्स को शूट ना करने के ऑर्डर्स देता है। लेकिन तभी लिलिम का एक आदमी किंग की ओर शूट करता है, लेकिन तभी योनसब बीच में आकर किंग की जान बचाता है। वो गोली योनसब को लग जाती है और वो वहीं गिर जाता है। लेकिन जब किंग के गार्ड शूट बैक करने की कोशिश करते हैं तो किंग उन्हें रोक देता है और कहता है उन्हें जाने दो, हमारे लिए लोगों की सुरक्षा ज़्यादा जरूरी है। तब लिलिम उन लोगों को वहाँ पर छोड़ के अपने साथियों के साथ वहाँ से चला जाता है। किंग जब तक कैप्टन सोयोंग को आदेश देता है कि जल्द से जल्द एम्बुलेंस बुलाकर जोयोंग का इलाज करवाओ और उस शूट आउट के बारे में कोई भी खबर इंटरनेट पर फैलनी नहीं चाहिए। अगर कोई बात आए तो उसे तुरंत हटवा देना। कोई भी वीडियो, कोई भी फुटेज इंटरनेट पे नहीं आनी चाहिए। फिर टेंशन भरी आंखों से वो योनसब की तरफ देख रहा होता है। इन सारी बातों की खबर पीएम तक पहुंच ही जाती है। तो असिस्टेंट उसे बताता है कि किंग ठीक है, उन्हें कुछ नहीं हुआ, लेकिन कैप्टन जोयोंग को गोली लगी है। तब वो कहती है ये इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन सब तरफ जो लिलिम ट्रेंड हो रहा है उसके बारे में बताओ। वो बताता है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि उन्होंने लिलिम को देखा और कुछ कह रहे हैं कि वो सब लिलिम के आदमी थे, लेकिन सब लोगों को लग रहा है कि ये कोई राजा के खिलाफ षड्यंत्र हो रहा है। तभी पीएम को याद आता है कि उसकी माँ ने भी कुछ दिनों पहले लिलिम के जैसे दिखने वाले आदमी की बात की थी।
ये बात प्रिंस बियोंग के कानों तक भी पहुंच जाती है, क्योंकि वो जिस कैफे में बैठे हुए होते हैं वहां पर लोग भी इसी बारे में बात कर रहे होते हैं। तभी कुछ गार्ड आकर उसे बताते हैं कि उनकी सिक्योरिटी लेवल बढ़ा दी गई है। इससे प्रिंस समझ जाते हैं कि जरूर कोई मसला हुआ है। सीन में हम देखते हैं कि हॉस्पिटल में जहाँ पर योनसुप को एडमिट किया गया है वहाँ पर योनसुप ठीक होता है। डॉक्टर किंग को बताता है कि ब्लड प्रूफ जैकेट की वजह से उनकी जान बच गई है और शरीर को ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी उन्हें 2 हफ्ते तक रेस्ट करना होगा। डॉक्टर के जाने के बाद किंग उससे कहते हैं कि तुम्हें इस तरह से अपनी जान खतरे में नहीं डालनी चाहिए थी, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो। इस पर योनसुप कहता है अगर जोयोंग यहाँ पर होता तो वो भी यही करता। अब मैं हूं ना तुम्हारी अटूट तलवार कहलाने के लायक। एक और लीलिम और उसका वफादार जो कि बुक स्टोर संभालता है वो उसे बताता है कि शूट आउट के कारण काफी हल्ला हो गया है, राज्य में काफी बवाल मच चुका है। लीलिम कहता है किस वजह से? एक 70 साल के आदमी जिसे 25 साल पहले रॉयल्स गार्ड ने मार दिया था। मेरे भतीजे को समझ आएगा कि उसके शब्दों का वजन क्या है और उसका परिणाम क्या होगा। वो बुक स्टोर का ऑनर प्रिंस बियोंग के बुक स्टोर पे आने की भी बात बताता है। तब लीलिम पूछता है कि क्या तुम्हें उसने पहचाना? तो बुक स्टोर वाला कहता है नहीं, वो बस एक कोइंसिडेंट था। तब लीलिम कहता है ज्यादातर जो बातें कोइंसिडेंट लगती है वो होने ही वाली होती है, और जो होने वाली होती है वो बातें डेस्टिनी होती है। एक और रिपब्लिक ऑफ कोरिया में जोयोंग एक जगह पर नजर रखे हुए होता है। तभी वहाँ से कांगसेंग की माँ गुजरती है। उसे देखकर वो समझ जाता है कि इसी तरह की औरत महल में काम करती है। वो फोन पर अपने एक दोस्त से बात कर रही होती है कि उसने जी उनकी माँ देखी, कई साल पहले उसके घर में काम करती थी और उसका बेटा भी सिंजी की उम्र का था। उससे वो सिंजी के पुराने कपड़े भी दिया करती थी, और वो औरत अब बहुत बदल गई है और पहचान में भी नहीं आ रही है। सीन में हम देखते हैं कि जंग तुएल सिंजी के साथ जोयोंग के होटल रूम में आती है। तब जोयोंग कहता है कि मुझे लगा था तुम अकेली आओगी। तो इस पर संजय कहता है मुझे लगा था तुम अब तक जा चुके होंगे। जंग तुएल कहती है तुम दोनों को आर्ग्यू करना बंद करना पड़ेगा और हमको मिलकर इस गुत्थी को सुलझाना होगा। फिर वो तीनों उस नौकर की मिस्ट्री के बारे में सर्च कर रहे होते हैं। कहते हैं कि ली सांग-दो रिपब्लिक ऑफ कोरिया से किंगडम गया है और अब ली जांगी भी वहीं जाने की फ्राक में है। वो रेस्टोरेंट का ऑनर किंगडम ऑफ कोरिया से रिपब्लिक ऑफ कोरिया में आया है, लेकिन अब किंग उसे अपने साथ अपनी दुनिया में ले गया है। इसे सुन के सिंजे गुस्सा होता है और कहता है अगर किसी ने उसकी मिसिंग की कंप्लेंट लिखवाई तो तुम्हें पता है हमें कितनी प्रॉब्लम होगी। तो जोयोंग कहता है वो उनके राज्य का आदमी है और उसे सजा देने का हक सिर्फ किंग को है, लेकिन सिंजे फिर भी बहस करता है। तो जोयोंग कहता है एक्चुअली हमारी दुनिया के रूल्स तुम पर भी अप्लाई होते हैं। इसके बारे में जंगतुएल को कुछ पता नहीं है तो वो कुछ समझ नहीं पाती, और वो जब इस बारे में पूछती है तो वो दोनों भी टॉपिक चेंज करके वहाँ से चले जाते हैं। एक तरफ किंगडम ऑफ कोरिया में जब किंग महल वापस आता है तो हेड कोर्ट लेडी उसके पास आकर देखती है कि वो ठीक है या नहीं। किंग कहता है वो ठीक है और उसे कुछ नहीं हुआ, लेकिन वो लीलिम अभी भी जिंदा है और उसकी उम्र बिल्कुल भी नहीं बढ़ी है, वो ऐसा का ऐसा ही है। तो इस पर हेड कोर्ट लेडी को विश्वास नहीं होता। तो किंग कहता है देखा मैं आपको भी विश्वास नहीं दिला पा रहा हूँ, तो मैं दुनिया को कैसे विश्वास दिला पाऊंगा। ये ऑफिस में जाने के बाद सेक्रेटरी बताती है कि उनके लिए पीएम का फोन आया है। ये फोन उठाने के बाद पीएम उससे पूछते हैं कि क्या हो रहा है ये सब कुछ, क्या ये लीलिम के बारे में सच है। किंग कहता है आप अपनी जनता को सुरक्षित रखने के बारे में सोचिए और बाकी सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। पॉलिटिक्स के लिए और अपने फायदे के लिए इतिहास के साथ छेड़छाड़ ना कीजिए। फिर किंग की सेक्रेटरी कॉन्फ्रेंस में बताती है कि वो सब लोग लीलिम के आदमी थे और हम उन्हें पकड़कर सही इंसाफ करेंगे। रिपब्लिक ऑफ कोरिया में जंग तुएल और सिंजे उस जनसंघी के सामने एक 2G फोन रखकर कहते हैं यही है ना वो 2G फोन जिसे तुम छुपाने की कोशिश कर रही थी, जिसकी बात तुम्हारी रूममेट ने सुन ली थी, इसलिए तुमने उसे मार दिया है ना। वो लड़की उस फोन को देखकर टेंशन में आ जाती है, लेकिन फिर भी वो प्रिटेंड करती है कि उसे इस बारे में कुछ नहीं पता। जब जंग तुएल सिंजे पुलिस स्टेशन से बाहर आ रहे होते हैं तो जंग तुएल सिंजे से कहती है कि मेरा अंदाजा सही था ना, ली सांगो का फोन दिखाकर मैंने उसे कंफ्यूज कर दिया, उसके चेहरे के हाव भाव किस तरह से बदल गए थे। तो सिंजे कहता है हमारी तहकीकात सही रास्ते पर जा रही है। तभी एक गाड़ी सामने से आती रहती है, लेकिन वो फिर वापस जाने लगती है। तो सिंजे को शक होता है क्योंकि वो कार वही है जो सिंजे के आसपास काफ़ी बार आती है। सिंजे पुलिस स्टेशन वापस जाकर उस गाड़ी के नंबर प्लेट से उसके मालिक का पता लगाने की कोशिश करता है। तभी उसे उस गाड़ी का आखिरी नंबर याद नहीं आ रहा होता, तो उसका चीफ आके उसे आखिरी नंबर बताता है और कहता है ये वही गाड़ी है ना जो हम उस दिन लास्ट टाइम एक साथ ड्रिंक कर रहे थे, तो वहाँ पर तुम पे नज़र रखी हुई थी। यहाँ किंगडम ऑफ कोरिया में कई सारे पॉलिटिशियन प्रिंस बियोंग के घर पर उनसे मिलने आते हैं और वो कहते हैं कि हमारे देश की पीएम एक औरत है, इसलिए शायद वो दहशतगर्दियों के सामने कमज़ोर दिख रहा है, और रॉयल फैमिली के सबसे बड़े सदस्य होने के नाते आपकी भी कुछ जिम्मेदारियां बनती है।
तो प्रिंस काफ़ी नाराज होते हैं और कहते हैं किंग है सबसे बड़े सदस्य और आप सभी अब के अभी मेरे घर से निकल जाइए। तभी घर का एक दास किंग के आने की बात उन्हें बताता है। तो सभी पॉलिटिशियन काफ़ी घबरा जाते हैं और किंग को सलाम करके वहाँ से चले जाते हैं। और उनके जाने के बाद प्रिंस बियोंग किंग को समझाने की कोशिश करते हैं कि ये लोग बिन बुलाए उनके घर में आए थे और वो कोई भी अपने मन में गलतफहमी ना पाले कि वो किंग के खिलाफ कोई साजिश कर रहे हैं ऐसा कुछ। तो किंग कहते हैं कि उन्हें उन पे पूरा विश्वास है। फिर वो उन्हें बताता है कि लिलिम जिंदा है और वो अब भी वैसे का वैसा ही दिखता है और उसकी एज बिल्कुल नहीं बढ़ी और किंग अब उसे पकड़ने वाला है, इसलिए उसे फिर से महल से बाहर जाना पड़ेगा। और वो जब तक वापस नहीं आता तो वो प्रिंस से महल में रहने की रिक्वेस्ट करता है और उनके राज्य के लिए और राज परिवार के लिए अपनी सुरक्षा पर ध्यान करने के लिए भी कहता है और वो वहाँ से चला जाता है। एक और रिपब्लिक ऑफ कोरिया में सिंजे को पता चलता है कि वो गाड़ी एक मिसिंग इंसान के नाम पर रजिस्टर है और वो जंगतुएल से उस दूसरी दुनिया के बारे में पूछता है। तो वो बताती है कि उस दुनिया में एक किंगडम ऑफ कोरिया है और वो हमारी कंट्री की तरह डिवाइडेड नहीं है और उसकी कैपिटल बुसान है और वहाँ एक किंग है जिसे उसकी जनता काफ़ी प्यार करती है। तब ये सब बताते हुए उसे किंग की याद आती है। फिर वो बताती है कि वो वहाँ पर पुलिस स्टेशन भी गई थी, उसे वहाँ उसके सीनियर दिखे लेकिन उनकी रैंक और कॉस्ट्यूम काफ़ी डिफरेंट थी और उसे वहाँ वो दोनों भी नहीं दिखे। कहती वो उसके घर वाले एरिया पे भी गई लेकिन वहाँ सिंजे नहीं दिखा, शायद वो पढ़ाई के लिए अब्रॉड गया हो। ये सब सुन के सिंजे को काफ़ी बुरा लगता है। वो जंगतुएल को लेके उस ली जे हुन की समाधि पर जाता है। जंगतुएल पूछते है कि ये उसे कैसे पता चला, तो वो बताता है कि उस फॉरेंसिक लैब की इंचार्ज ने ये फाइल उसे दी थी जंगतुएल को देने के लिए, तब उसने इसे देखा था। तो वो उसे बताता है कि मैंने उस अनआइडेंटिफाई आदमी का नाम लिया। तो जंगतुएल शॉक होती है और पूछती है क्या उसने उसका नाम तुम्हें खुद बताया। तो वो कहता है नहीं, मैंने वो नाम लिया जो मुझे याद था, ली गॉन। और जंगतुएल काफ़ी कंफ्यूज हो जाती है। तो वो उसे बताता है कि तुमने कहा था ना कि मैं तुम्हें उस दुनिया में कहीं नहीं मिला, क्योंकि मैं उस समय उस दुनिया में नहीं इस दुनिया में था तुम्हारे साथ। ये सब सुनकर वो सब समझ जाती है। तब सिंजे कहता है पता है मैं पुलिस वाला क्यों बना हूँ, ताकि जब भी कोई मुझसे मेरी पहचान के बारे में पूछे या तो मैं खुद को गोली मारूं या फिर सामने वाले को। ये सुनकर जंगतुएल को काफ़ी बुरा लगता है और दोनों इमोशनल हो जाते हैं। फिर जंगतुएल कहती है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो कहती है तुम सिर्फ तुम हो, और दोनों एक दूसरे के गले लग के रोने लगते हैं। यह किंगडम ऑफ कोरिया में पीएम फिर से अपने एक्स हस्बैंड चेयरमैन चो से मिलने आई है। वो कहती है क्या तुम्हारे लोग इस शूट आउट के बारे में कुछ पता लगा सकते हैं, क्योंकि कुछ तो अजीब है उसके बारे में, क्योंकि सारे फुटेज डिलीट कर दी जा रही है। वो पूछता है कि तुम क्यों उस गद्दार लिलिम के बारे में पता लगाने की कोशिश कर रही हो, कहीं तुम खुद तो गद्दारी के बारे में सोच नहीं रही। वो कहती है तुम बस अपना काम करो। फिर उससे अपनी सज़ा कम करवाने और जेल से रिहा कराने की डिमांड करता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि प्रिंस बियोंग महल में जाने के लिए अपनी पैकिंग कर रहे होते हैं। तभी उन्हें अपनी ऑफिस की चेयर पे कोई बैठा हुआ नजर आता है। वो देखते हैं तो वो गद्दार लिलिम होता है। तो वो अपने गार्ड्स को आवाज़ देकर बुलाते हैं। लिलिम अपने खून के हाथों को पोंछते हुए कहता है कि मैं सबको हमेशा हमेशा के लिए नींद में सुला के आया हूँ, तो अपनी आवाज़ वेस्ट मत करो। प्रिंस बियोंग कहते हैं क्या तुम जिंदा हो। तो लिलिम कहता है तुम्हें तो ये बात सबसे पहले पता थी ना, क्योंकि तुमने तो इस बॉडी की ऑटोप्सी रिपोर्ट तैयार की थी। तो वो जब किंग की अंगूठी पहनता है तो वो कहता है इस पे सिर्फ किंग का अधिकार है। लिलिम कहता है कि क्योंकि मैं एक कॉन्क्यूबिन का बेटा हूँ इसलिए मेरा हक छीन लिया गया और ये हक उसे दे दिया क्योंकि वो एक नोबल ब्लड है। वो कहता है कि मैं उस किंग से उसका सब कुछ छीन लूंगा और मैं शुरुआत तुमसे करने वाला हूँ, उसके फेवरेट चाचा से जिसको वो इतना प्यार करता है। फिर मैं उसे मार कर उससे मांसपेशियों का वो आधा टुकड़ा भी ले लूंगा। ये कहकर वो प्रिंस बियोंग का गला घोटकर उसे मार देता है। फिर वो जानबूझकर वो अंगूठी उसके हाथ में डालकर वहाँ से चला जाता है। तब वो वहाँ बुक स्टोर से गुजरता है तो तब बिजली कड़कती है। तो बिजली की वजह से उसके मुंह पे वो सॉक्ट वाला निशान आता है जो कि चमक उठता है। बुक स्टोर के सामने वाला लड़का वो देख लेता है। यहाँ रिपब्लिक ऑफ कोरिया में जंगतुएल जोयोंग के पास आती है उसके लिए घर का खाना लेकर, ये कहकर कि तुम्हें जरूर होटल का खाना खा खा कर बोर हो रहा होगा और तुम्हारा ध्यान नहीं रखा तो तुम्हारे महाराज को अच्छा नहीं लगेगा। जोयोंग उससे पूछता है तुम्हें लगता है कि तुम ये सब हैंडल कर पाओगे, आखिर तुम दोनों अलग अलग दुनिया से हो, क्या तुम हमेशा इसी तरह एक ओर से दूसरी ओर ट्रैवल करते रहोगे। महाराज एक देश के राजा है और उनके सिर पर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं और उन्हें एक ऐसे पार्टनर की जरूरत है जो किंगडम ऑफ कोरिया की क्वीन बन सके। क्या तुम ये कर पाओगी, तुम यहाँ अपनी दुनिया छोड़कर अपने लोगों को छोड़ के हमारी दुनिया पे आ पाओगी। एक और किंगडम ऑफ कोरिया में किंग भी जंगतुएल को काफी मिस कर रहा होता है, उसके साथ बिताए हुए सारे पल उसे याद आ रहे होते हैं। तभी किंग की सेक्रेटरी उनके सामने रोते हुए आती है और पूछने पे बस प्रिंस बियोंग का नाम लेकर फूट फूट के रोने लगती है। किंग सब कुछ समझ जाता है। हम
हम देखते हैं कि प्रिंस बियोंग के फ्यूनरल की तैयारी की जा रही है। किंग काफी दुखी और हताश होता है। प्रिंस बियोंग की मौत से हेड कोर्ट लेडी को भी काफी बड़ा धक्का लगता है और वो अचानक से बेहोश हो जाती है। यहाँ नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि रिपब्लिक ऑफ कोरिया में जंग ट्वेल्व उस किंग की दुनिया के लाए हुए बीज को पानी डाल रही होती है। बात कर रही होती है कि तुम्हें किसी भी हाल में यहाँ पर उगना होगा और तुम मेरी उम्मीद हो। तभी जब उसकी नज़र खिड़की से बाहर जाती है तो उसे किंग खड़ा हुआ नजर आता है। वो दौड़कर बाहर जाती है और इमोशनल हो जाती है और कहती है इस बार आने में तुमने काफ़ी देर लगा दी। तो किंग भी पूछता है क्या वो ठीक है, और वो काफ़ी दूर से आया है इसलिए उसे आने में वक्त लग गया। किंग एक ब्लैक सूट में जिसपे गोल्डन कलर के फ्लावर बने हुए होते हैं और हाथ में फूल लिए हुए उसके सामने खड़ा हुआ होता है और कहता है कि मुझे याद आया कि मैंने आज तक कभी तुम्हें फ्लावर्स नहीं दिए। ये फ्लावर वो जंगतुल को देता है और कहता है जंगतुल आई लव यू। फिर वो दोनों इमोशनल हो जाते हैं। फिर वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं, लेकिन जब जंगतुल अपनी आंखें खोलती है तो उसके सामने किंग नहीं होता, लेकिन उसके हाथों में वो फ्लावर होते हैं। तो ये एक सपना नहीं होता और किंग जा चुका है। और जंगतुल वहीं बैठकर जोर जोर से रोने लग जाती है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। गाइस, कहानी आगे क्या मोड़ लेगी ये जानने के लिए आप हमारे के ड्रामा म्यूजिक चैनल से जुड़े रहिए और वीडियो कैसा लगे हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए।